हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव जो सीरीज चल रहा है टारगेट कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स, उसका हम लोग लेकर आए हैं आपको तीसरा चैप्टर, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिखा है आपको WH ऑडेन, ठीक है। यह तीसरा चैप्टर है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब होता है अब पत्तियां तेजी से नीचे गिर रही है। यहाँ लिप्स का मतलब पत्ता तो होता है, लेकिन इस कविता में पत्ता नहीं है, मनुष्य की आयु से संबंधित है। मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से नीचे गिर रही है, मतलब मनुष्य की आयु जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, एक एक दिन उसमें से कम हो रहा है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिखा है WH ऑडेन। और जो है हम रोज जो है 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, और आर्ट्स जो सब्जेक्ट है, पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट का तुरंत ही अपलोड होने वाला है। आप चैनल पे बने रहिए और एग्जामिनेशन से पहले आपका 100% पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय, रिटेन मतलब होता है लिखा गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा गया है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ABCD, ठीक है। तो 4 गो ऑप्शन में वाल्ट व्हिटमैन, WH ऑडेन, जॉन डन और TS इलियट है, या यहाँ पे T होगा, ठीक है, TS इलियट है। यह चारों में से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है? तो आप जो है इंट्रोडक्शन पेज पर देख ली होइएगा, पहला पेज पे, कि लिखा किसने है, तो WH ऑडेन ने लिखा है, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है? यह कविता है एक, ठीक है, बेहतरीन कविता है, बहुत अच्छा लगेगा, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखा है WH ऑडेन, और WH ऑडेन है कहाँ के? तो ये है आपको ब्रिटिश कवि, ठीक है। ब्रिटिश कवि कहते किसको है? जिसका जन्म कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है। ओके, ब्रिटेन में कह लीजिए या इंग्लैंड में कह लीजिए, दोनों तो सेम ही देश है, एक ही देश का नाम है, ठीक है। तो WH ऑडेन कहाँ के हैं? तो ब्रिटेन के हैं या इंग्लैंड के हैं, और ब्रिटेन के कवि को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश कवि बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा भी। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? WH ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। इतना समझ में आया? चलिए रट लीजिएगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा गया है? WH ऑडेन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। ओके, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका सारा हल जो है हम निकाल देंगे। ओके, चलिए। WH ऑडेन वाज अ डैश राइटर बाय बर्थ, बाय बर्थ मतलब होता है जन्म से, बाय बर्थ मतलब क्या होता है? जन्म से। कहने का मतलब है कि WH ऑडेन जो है उनका जन्म हुआ कहाँ था, है ना, वह किस देश के निवासी थे? तो यह राइटर थे कहाँ के? अमेरिका के नहीं, इंडिया नहीं, ब्रिटिश। कहाँ के थे? ब्रिटिश राइटर थे, ठीक है। ब्रिटिश राइटर मतलब ब्रिटेन के राइटर थे, ब्रिटेन के राइटर मतलब ब्रिटिश, इंग्लैंड में जिसका, जैसे ब्रिटेन में जिसका जन्म हुआ है वहाँ पे वो लिखेंगे तो वो ब्रिटिश पोएट कहे जाएंगे। तो राइटर कहाँ के थे? देखिए यहाँ पे, यहाँ राइटर के जगह पे पोएट भी हो सकता है, ठीक है। राइटर रहे या पोएट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ब्रिटिश ही होगा। अब ब्रिटिश की जगह पर आपको इंग्लिश भी लिखा रह सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में अगर ब्रिटिश है तो आंसर ब्रिटिश होगा, अगर ब्रिटिश नहीं है, अगर इंग्लिश दे दिया है तो इंग्लिश भी आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों किसी भी सूरत में नहीं देगा। आप कहिएगा दोनों दे देगा तो दोनों दे देगा तो दोनों में से कोई एक को मार दीजिएगा, हो गया आंसर, ठीक है। ना तो A और B दोनों रहेगा कि हाँ दोनों रहे तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा देता नहीं है एग्जामिनेशन में, सीधे लिखा रहेगा ब्रिटिश या इंग्लिश, तो हम लोग मारेंगे क्या? ब्रिटिश। ब्रिटिश कभी किसको बोलते हैं? जिसका जन्म ब्रिटेन में हुआ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाय बर्थ मतलब जन्म से, बाद में यह अमेरिका चले गए थे वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जन्म से कहाँ के थे? तो यह इंग्लैंड के ही थे, ब्रिटेन के ही थे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, अमेरिका के भी चर्चा आएगी। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन है विच, विच मतलब कौन सा, ऑफ द फ्लोइंग,
है ना, इज द लिटरेरी वर्क ऑफ W.H. ऑर्डेन। कह रहा है इन चारों में से जो साहित्यिक रचना है, ठीक है, साहित्यिक रचना इसमें से चारों में से कौन है? ओके, साहित्यिक रचना उसे बोलते हैं जो लिटरेचर के क्षेत्र में, जैसे कविता हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, ये सब जो लिखने का काम करता है उसको बोलते हैं लिटरेरी वर्क। वर्क मतलब होता है रचना। ओके, रचना, और रचना क्या चीज का लोग करते हैं? तो कहानी का, है ना, उसके बाद जो है कविता का, तो यहाँ पे कविता का है, ठीक है। तो फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये तो ऑप्शन में ऑल है। फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित, इन निम्नलिखितों में W.H. ऑर्डेन की रचना कौन सी है, मतलब W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखा गया कविता कौन कौन सा है? तो इसमें आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो पहला है द ऑरेटर्स, W.H. ऑर्डेन लिखे हैं, तो हाँ, द ऑरेटर्स W.H. ऑर्डेन लिखे हैं। द डांस ऑफ द डेथ, द डांस ऑफ द डेथ W.H. ऑर्डेन लिखे हैं, तो हाँ लिखे हैं, ठीक है। द एज ऑफ एंजाइटी, हाँ ये भी लिखे हैं, मतलब तीनों लिखे, ABC तीनों लिखे हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑल। ऑल मतलब क्या होता है? इन सभी रचनाओं को, इन सभी कविताओं को W.H. ऑर्डेन ने लिखा है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? कि अब ऑप्शन में रहेगा द ऑरेटर, द डांस ऑफ द डेथ, द एज ऑफ एंजाइटी, तो आंसर क्या होगा? ऑल होगा। क्यों? क्योंकि यह तीनों किताब, यह तीनों कविता W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखा गया है, तो आंसर क्या होगा? ऑल। ऑल मतलब ए सभी, ABC, ए भी लिखा है W.H. ऑर्डेन, ए भी लिखा है और ए भी लिखा है, तीनों लिखा है। द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ द डेथ, द एज ऑफ एंजाइटी, तीनों लिखा है, ठीक है। और द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज भी दिया गया था। द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। ओके, पुलिट्जर प्राइज, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा हम बता दिए हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज इज वॉन बाय W.H. ऑर्डेन? इसमें से चारों प्राइज में से कौन प्राइज जो है वह W.H. ऑर्डेन जीते हैं, ठीक है। वॉन मतलब होता है जीतना, वॉन मतलब क्या होता है? जीतना। कौन सा प्राइज उनको मिला है W.H. ऑर्डेन को? ये 4 गो प्राइज है। तो पहला है नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज W.H. ऑर्डेन को नहीं मिला था। पुलिट्जर प्राइज, द मैन ऑफ द ईयर, नॉन ऑफ दिस, द मैन ऑफ द ईयर भी W.H. ऑर्डेन को नहीं मिला है। नॉन ऑफ दिस इसमें से नहीं, इसमें से मिला है, आपको बताया है ना, पुलिट्जर प्राइज जो है यह W.H. ऑर्डेन इनको दिया गया था। पुलिट्जर प्राइज W.H. ऑर्डेन को दिया गया था। कब दिया गया था पुलिट्जर प्राइज? तो 1948 में दिया गया था। 1948 ईस्वी में W.H. ऑर्डेन को पुलिट्जर प्राइज दिया गया था, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे कि W.H. ऑर्डेन कौन सा प्राइज जीते थे? तो पुलिट्जर प्राइज जीते थे। कब जीते थे? 1948 में जीते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 हो गया, 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इन विच ईयर, किस साल में, इन विच ईयर मतलब किस साल में, विच मतलब कौन से साल में, इन मतलब में, ईयर मतलब साल, कौन से साल में W.H. ऑर्डेन को दिया गया था कथी? वन पुलिट्जर प्राइज, ठीक है। W.H. ऑर्डेन ने पुलिट्जर प्राइज कब जीता? कब मतलब ईस्वी पूछ रहा है, कौन सी ईस्वी में? तो 1950 में नहीं, 1948 में, 1977 में, 1981 में। तो 1977 में, 1981 में, इस सब में नहीं दिया गया था। आंसर होगा आपको 1948, 1948 ईस्वी में W.H. ऑर्डेन ने पुलिट्जर प्राइज जीता था, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फॉर W.H. ऑर्डेन, W.H. ऑर्डेन के लिए, फॉर मतलब क्या होता है? के लिए। फॉर मतलब क्या होता है दोस्तों? के लिए। W.H. ऑर्डेन के लिए पोएट्री, जो कविता लिखना है, वाज अ डैश गेम, यह एक खेल था उनके लिए। गेम मतलब क्या होता है? खेल था। W.H. ऑर्डेन के लिए कविता लिखना खेल था, लेकिन कैसन खेल था? ठीक है, सीरियस खेल था, गंभीर खेल था, कॉमन खेल था, सामान्य खेल था, इजी है ना, आसान खेल था, इंटरेस्टिंग, रोचक खेल था। तो W.H. ऑर्डेन के लिए जो है, W.H. ऑर्डेन के लिए जो यह खेल था, उनका यह खेल था सीरियस खेल था, है ना, मतलब सीरियस गेम। यहाँ पे क्या बढ़ाएगा? यहाँ पे बढ़ाएगा सीरियस, ठीक है। तो
फॉर W.H. Auden पोएट्री वाज ए सीरियस गेम। W.H. Auden के लिए जो कविता लिखना था वह एक गंभीर खेल था। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह कविता का नाम है जो W.H. Auden लिखे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट्स, ठीक है, यह दर्शाता है द डैश इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। कैसा ह्यूमन लाइफ के बारे में क्या दर्शाता है? तो यह फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। ठीक है, यह कविता में फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि जो आदमी जन्म लिया है वह क्या होगा? मरना है। तो इसमें नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब पत्तियां तेजी से नीचे गिर रही है, मतलब हम लोगों की आयु का जितना दिन हम लोग जिंदा रहने वाले हैं उसमें से एक एक दिन क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। इसलिए कवि कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कहने का मतलब है कि अब पत्तियां तेजी से नीचे गिर रही है, मतलब मनुष्य की आयु धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होते जा रही है। एक एक दिन उसमें से कम हो रहा है। तो यह मानव के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, उसके टेंशन को, उसके जो दिमागी हालत है वह ठीक ना कहिए या यूं कहिए कि उसके मन में हमेशा बना रहता है कि भाई हम मरने वाले हैं। ठीक है, आज मैं अगर जितना दिन जिंदा रहने वाला हूं कल उसमें से क्या होगा? एक दिन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है ह्यूमन लाइफ के जो फ्रस्ट्रेशन है उसको इस कविता में W.H. Auden बहुत अच्छे तरीके से दर्शाए हैं, दिखाए हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। आंसर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह जो कविता है डैश विल नॉट लास्ट, यह कविता का लाइन दिया गया है। यह कविता का क्या दिया गया है? लाइन दिया गया है। और इस लाइन के माध्यम से यह आपको पता करना है कि यहाँ पे जो है क्या भराएगा, इस चारों में से क्या भराएगा। ठीक है, यह चारों में से क्या भराएगा? तो यह कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। तो आंसर क्या होगा? नर्सेस फ्लावर्स। नर्सेस फ्लावर्स मतलब होता है जो देखिएगा कि छोटा छोटा जो पौधा होता है, छोटा छोटा जो पौधा होता है ना, छोटा छोटा जो पौधा होता है उसको बोलते हैं नर्सेस फ्लावर। नर्स मतलब होता है छोटा, एकदम नन्हा मुन्ना सा जो पौधा होता है छुटकिनमा, वो भी कह रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से नीचे गिर रही है। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, जो छोटे छोटे पौधे हैं जो आज जिनका जन्म हुआ है वो भी टिकेगा नहीं, वो भी बचेगा नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब आज जो बच्चा जन्म लिया है छुटकिनमा, है ना, जैसे मान के चले आज जो बच्चा जन्म लिया है, आज जो बच्चा जन्म लिया है ये भी क्या हो? ये भी कब्र की ओर आगे बढ़ चुका है। मतलब इसकी भी आयु क्या हो रही है? धीरे धीरे कमती जा रही है। ये भी क्या होंगे? ये भी बचेंगे नहीं, इनको भी एक दिन क्या होना है? मर जाना है। हम लोग तो जो है बहुत आगे निकल गए हैं। ठीक है, ओके, आप लोग थोड़ा सा कम होइएगा, लेकिन जो बूढ़ा है, जवान है, जो आज जन्म लिया है, सबको मरना है, यह कवि कह रहे हैं। ठीक है, इस लाइन के माध्यम से। तो आंसर क्या होगा? नर्सेस फ्लावर्स। ठीक है, क्या होगा आंसर? नर्सेस फ्लावर्स। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पौधे हैं, वो भी बचेंगे नहीं, उनको भी एक दिन मर जाना है। ठीक है, वो भी कब्र की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आंसर क्या होगा? नर्सेस फ्लावर्स। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। नर्सेस टू द डैश आर गॉन, ये भी कविता का लाइन है। नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन, कहने का मतलब है नर्स जो है, नर्सेस मतलब होता है छोटे छोटे पौधे। छोटे छोटे पौधे यहाँ पे नहीं है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, इंसान का। तो छोटे छोटे जो बच्चे आज जन्म लिए हैं वो भी कब्र की ओर क्या है? आगे अपना पैर बढ़ा चुके हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं कब्र की ओर। ठीक है, वो भी मरेंगे, वो भी टिकने वाले नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ग्रैप्स। ग्रैप्स मतलब होता है कब्र। ग्रैप्स मतलब होता है कब्र, मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी कब्र की ओर क्या है? आगे कदम बढ़ा चुके हैं, वो भी बचेंगे नहीं, उनको भी क्या होना है? मरना है। ओके, तो नर्सेस टू द ग्रैप्स आर गॉन, छोटे छोटे बच्चे कब्र की ओर आगे बढ़ चुके हैं। ओके, चलिए आंसर क्या होगा? ग्रैप्स। ठीक है, ये है ग्रैप्स मतलब कब्र, गार्डन मतलब जानबे करते हैं फील्ड, खेत, हाउस मतलब घर, है ना। ये बगीचा है तो बगीचा की ओर नहीं बढ़े हैं, खेत की ओर नहीं बढ़े हैं, घर की ओर नहीं बढ़े हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो पौधे कहाँ बढ़े हैं? ग्रैप्स मतलब कब्र की ओर आगे बढ़ चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए।
आर्म्स रेज्ड, आर्म्स जो है रेज्ड है, आर्म्स क्या है, रेज्ड मतलब उठा हुआ है। स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यह कविता का लाइन दिया गया है कि ठीक है, झूठे झूठे प्यार के ढंग में जो है आदमी का हाथ जो है उठा हुआ है। कहने का मतलब है कि जब आदमी मर जाता है तो नहीं कहता मत ले जाओ उसे, मत ले जाओ, प्लीज मत ले जाओ, अरे झूठ है सब, कोई किसी से जो है उतना लफड़ा और उतना जो है लगाव नहीं रखता है। ठीक है, मर जाने के बाद बस सबका नाम बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाता है। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि झूठे झूठे प्यार के ढंग में जो है आर्म्स रेज्ड है, आर्म्स, आर्म्स मतलब बाजू जो है हमारा उठा हुआ है कि मत उसे मत ले जाओ, है ना, खूब रो रहा है, रो रही है। तो इसका एक कहानी भी है, कहा जाता है ऐसा, विद्वान लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी लड़का का मृत्यु हो जाता है तो सबसे ज्यादा उसकी माँ रोती है, उसके बाद उसकी पत्नी रोती है, उसके बाद उसका बहन, उसका भाई, उसका पिताजी, दोस्त महिम, आस पड़ोस सब रोता है। लेकिन 2-3 दिन में दोस्त के आंसू सूख जाते हैं। कितने दिन में? 2 से 3 दिन में। 4 से 5 दिन में भाई बहन के आंसू सूख जाते हैं, आपके जो याद कर रहे हैं, आप जो मर गए हैं, ठीक है, या कोई मर जाता है तो ठीक। उसके बाद 10 से 20 दिन में पत्नी के आंसू सूख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी तरह पिता का आंसू। लेकिन अंत में सबसे ज्यादा अगर रोती है तो वो माँ है, वह माँ बहुत ज्यादा रोती है। लेकिन अंत में उनका भी आंसू महीना 2 महीना होते होते सूख ही जाते हैं और उसके बाद जो है सब कुछ नॉर्मल चलता है। ठीक है, तो आप अगर कहिएगा कि हम मेरे न रहने से या मेरे चले जाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा परिवार कैसे रहेगा, ये सब झूठ है। देखिएगा आप आसपास में बहुत लोग चले गए होंगे लेकिन उनके परिवार में फिर वैसा ही खुशी माहौल, वैसा ही बर्थडे पार्टी दुनिया जहान मनाया जाता है। तो कभी कहते हैं कि झूठे झूठे प्यार के ढंग है ना, ये सच नहीं है। झूठे झूठे प्यार के ढंग में रोक रहा है कि नहीं मत जाओ, प्लीज मत जाओ, अरे प्लीज घंटा ना जाओ। ठीक है, मरने वाला को कोई रोक सकता है? जाएगा, सब जाएगा। ठीक है, कोई रहने वाला नहीं है। तो आर्म्स रेज स्टीपली टू रिप्रूव फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, झूठे झूठे प्यार के ढंग में, है ना, आर्म्स रेज्ड है, उठा हुआ है। ओके, चलिए आंसर क्या होगा? एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट, क्या होगा? जो हमारा जो एक्टिव हैंड्स है, अभी जो एग्जाम चल रहा है ना, काम कर रहा है, देख लीजिए, यह मरने के बाद क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा, मतलब काम हो गया, खत्म। इसमें जो हरकत है, यह जो इधर उधर चल रहा है, यह क्या होगा? रुक जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? फ्रीज। फ्रीज मतलब जम जाएगा, मतलब जहां है ऐसे, अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, यहीं पर एकदम कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है पोएट कि मरने के बाद जो एक्टिव हैंड्स है हमारा, जो सक्रिय हाथ है जो काम करता है, वो क्या होता है? वह मस्ट फ्रीज, वह अवश्य रुक जाएगा, उसमें हरकत नहीं रहेगी, उसमें कोई जो है ना, क्या मूवमेंट नहीं होगा। तो एक्टिव हैंड्स मरने के बाद क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है ना, जम जाता है या रुक जाता है, या यूं कहे कि उसमें कोई प्राण उड़ान रहता नहीं है। ठीक है, जिंदा में ही हरकत हो रहा है, हाथ में उंगलियां जो है चल रही है, मरने के बाद इसका कोई लेना देना नहीं रहता, एकदम जहां पर रखा हुआ है वहीं पे रहेगा। ओके, चलिए, तो एंड द कविता का लाइन लिया गया है, एक्टिव एंड एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। ओके, चलिए आंसर क्या होगा? फ्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, हु विल नॉट कम फॉर हेल्प, मदद करने के लिए जब हमें यमराज, है ना, मौत के जो फरिश्ता है, जब हमें लेने के लिए आएंगे, ठीक है, धरती पर से कि चलो तुम्हारा टाइम पूरा गया है, तो हमारी मदद करने के लिए कौन नहीं आएगा इस कविता में, है ना। तो इस कविता में W.H. ऑर्डेन कहते हैं कि एंजल जो है, कौन? एंजल जो है हमारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे, मतलब जो भगवान का जो एंजल है, मैसेंजर है, ठीक है, वह हमारी मदद करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें मृत्यु से, है ना, बचाने के लिए नहीं आएंगे। हु विल नॉट कम फॉर हेल्प, मदद करने को कौन नहीं आएगा? तो एंजल नहीं आएंगे, एंजल नहीं आएंगे। ठीक है, एंजल मतलब होता है परी या भगवान का जो फरिश्ता होता है, ठीक है, वह मदद करने के लिए, बचाने के लिए नहीं आएंगे। हमें यमराज लेने आएंगे तो लेके जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे तरह से, अगर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, ऐसा सवाल ही नहीं है। ठीक है,
मैं समझाऊँ ना समझ में आए मुश्किल है, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो है वो चीज़ दूर कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, हु इज डम इन द पोएम। डम मतलब होता है बहरा, सॉरी हाँ, डम मतलब बहरा नहीं होता, बहरा मतलब गूंगा होता है। क्या होता है? गूंगा। गूंगा मतलब जो बोलता उलता नहीं है। डीफ मतलब बहरा होता है, डम मतलब गूंगा। तो इस कविता में कौन जो है गूंगा है, जो बोल नहीं रहा है, डर के मारे चुप है? कौन? तो नाइटिंगेल। यह जो नाइटिंगेल बुलबुल है, ठीक है, यह जो बुलबुल है वह चुप है। क्यों चुप है? डर के मारे कि यमराज आएगा, मैसेंजर ऑफ डेथ आएगा और हमको भी ले जाएगा, हमको भी छोड़ेगा नहीं, इसलिए डर के मारे क्या है? चुप है, कुछ नहीं बोलता है। वैसे भी बुलबुल बहुत बोलती है, उसका आवाज़ भी बहुत बेहतरीन होता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वह डर के मारे क्या है? चुप है। क्यों चुप है? कि मौत के फरिश्ता आएंगे, मौत के सौदागर आएंगे और मुझे भी ले जाएंगे, इसलिए वह डर के मारे क्या है? चुप है। ओके, हु इज डम्ब। कौन गूंगा है? गूंगा मतलब गूंगा बन गया हुआ, कुछ नहीं बोल रहा है। कौन? तो नाइटिंगेल गूंगी बन गई हुई है। ओके, क्यों? डर के मारे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, इसके बाद क्या भराएगा? तो कविता का लाइन ही है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग, बोलिए क्या है? फास्ट। क्या है? तो आंसर क्या होगा? फास्ट। यह कविता का लाइन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, अब पतिया तेजी से नीचे गिर रही है। आंसर क्या होगा? फास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड डैश, लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डैश। ठीक है, यहां पे ठीक है, ये थोड़ा सा गैप हो गया है, एंड के बाद यहां पर ये है। ठीक है, विस्पिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डैश। तो प्लक अस फ्रॉम द रियल, यह कविता का लाइन दिया गया है। इस चारों में से कविता में क्या भराएगा? तो भराएगा आपको डिलाइट। ओके, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। कहने का मतलब है विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स मतलब होता है यमराज, मौत का सौदागर, यमराज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो विस्परिंग नेबर्स है, जो यमराज है, हमारे दाएं और बाएं है। प्लक अस लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं है। प्लकस, प्लकस मतलब होता है तोड़ लेना। हमारे जिंदगी से हमें क्या कर लेते हैं? तोड़ के ले जाते हैं फ्रॉम द रियल। रियल मतलब जो वास्तविक खुशी है, जो हम यहाँ अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप करते हैं, यहाँ खुश रहते हैं, उस खुशी से हमको क्या करता है? वह तोड़ के, है ना, जीवन रूपी जो वृक्ष है उसे तोड़ के हमें क्या ले जाता है? ले जाता है और हम क्या होते हैं? मर जाते हैं। ओके, तो विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, जो यमराज है दाएं और बाएं हैं, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हम लोगों को क्या करते हैं? डिलाइट से, खुशी से जुदा कर ले जाते हैं और हम लोग को क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ओके, तो आंसर क्या होगा? डिलाइट। डिलाइट मतलब खुशी, खुशी से हमें वह जुदा कर ले जाते हैं। कौन? विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, है ना, यह कहने का मतलब यमराज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। फॉर विच वर्क WH वाज अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज। कौन से किताब, इन चारों में से कौन से किताब लिखने के कारण WH ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज दिया गया था? वह पुलिट्जर प्राइज जीते थे। कौन सा किताब लिखे थे? तो द एज ऑफ एंजाइटी लिखने के कारण उनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। किनको? WH ऑडेन को। ओके, तो कौन सी रचना, वर्क मतलब क्या होता है? रचना। कौन सा किताब लिखने के कारण, कौन सा रचना करने के कारण उनको पुलिट्जर प्राइज से नवाजा गया था? तो द एज ऑफ एंजाइटी यह किताब है, जिसको लिखा गया था कब? 1948 में, और उनको, है ना, पुलिट्जर प्राइज दिया कब गया? 1948 में। तो 1948 में इनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। क्या लिखने के कारण? तो द एज ऑफ एंजाइटी यह बुक है, इस यही कारण, यही लिखने के कारण इनको क्या मिला है? पुलिट्जर प्राइज दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए।
ओके, विस्परिंग नेबर्स रिफर्स टू, विस्परिंग नेबर्स किससे संदर्भित है, किससे संबंध है, मतलब विस्परिंग नेबर्स कहते किसको है, तो बोले थे ना मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु के है ना सौदागर या मृत्यु के जो संदेश वाहक होते हैं, दैट मीन्स यमराज उसी के, है ना। तो क्या होगा मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ कहने का मतलब है मृत्यु के जो सौदागर होते हैं यमराज, ठीक है, उसी को है ना विस्परिंग नेबर्स कहते हैं। ओके, विस्परिंग नेबर्स मतलब यमराज, यमराज कहते हैं ना मैसेंजर ऑफ डेथ, डेथ के बुलावा जब आता है, जो बुलाने वाला होता है, मैसेज आता है जो लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं मैसेंजर ऑफ डेथ, ठीक है, विस्परिंग नेबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन। ओके, आफ्टर डेथ मरने के बाद, आफ्टर डेथ मतलब मरने के बाद, आफ्टर मतलब बाद और डेथ मतलब मृत्यु। द एक्टिव हैंड्स, जो एक्टिव हैंड्स होता है मरने के बाद वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, एकदम जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो एक्टिव हैंड्स क्या होगा, फ्रीज हो जाता है, मतलब वह उसमें मूवमेंट नहीं रहता है। ओके, तो एक्टिव हैंड्स क्या होगा, फ्रीज हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पहले भी चर्चा हो चुकी है इसकी, इस क्वेश्चन की, ठीक है, 19 नंबर, ठीक है। अब देखिए जो ये अंग्रेजी का ऑब्जेक्टिव हो रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, एग्जाम से पहले तक आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, सारा कुछ मिल जाएगा, साथ ही साथ हिंदी का भी रोज 7 बजे जो है आपको इंग्लिश और हिंदी का मिल जाएगा, अल्टरनेट करके है, एक दिन इंग्लिश का है एक दिन हिंदी का है, लेकिन रोज मिलेगा आपको इंग्लिश हिंदी का। इसके बाद जो 8 सब्जेक्ट का हिस्ट्री है, इतिहास है, पोल साइंस है, ओके, जियोग्राफी है, ये सारा का आपको मिलेगा, ठीक है। यह सब कुछ जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, पूरी तैयारी यहां से हो जाएगी, आपको कहीं भी किसी भी चीज के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, किसी चीज के लिए आपको कहीं भी कुछ भी जाने मतलब करने की जरूरत नहीं है, बस इस चैनल पर बने रहिए, आपका सारा तैयारी हो जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, द फॉलिंग ऑफ डैश रिफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, इसमें से क्या चीज जो है तेजी से गिरता है, जिसका मतलब होता है कि मौत जो है वह तेजी से आ रही है। स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ मतलब मृत्यु, स्पीडी मतलब तेजी से, अराइव मतलब पहुंच रहा है, हमारे नजदीक आ रहा है। तो क्या गिरने से यह संकेत मिलता है, तो लिप्स गिरने से संकेत मिलता है। द फॉलिंग ऑफ लिप्स, पतियों का गिरना मतलब स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, हमारी जो मृत्यु है वह जल्दी से हमारे पास आ रही है, एकदम स्पीड पकड़े हुआ है, एक एक दिन जो है गुजर रहा है और एक एक दिन हमारा जिंदगी का क्या हो रहा है, कम हो रहा है और हम मौत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, समझ में आया। चलिए तो आंसर क्या होगा, लिप्स। ओके, द फॉलिंग ऑफ लिप्स रिफर टू स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, पतियां तेजी से नीचे गिर रही है मतलब हमारी मौत जल्दी से हमारे पास आ रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, देखिए, फॉर विच क्रिएशन, क्रिएशन मतलब होता है रचना, किताब जो लिखते हैं वह रचना। फॉर विच क्रिएशन वाज W.H. ऑडेन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज, किस रचना के कारण W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज दिया गया था, तो पहले भी बताए थे, द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी, यही लिखने के कारण, ठीक है, यही लिखने के कारण पुलित्जर प्राइज दिया गया था। क्रिएशन, क्रिएशन मतलब होता है रचना, तो कौन सी रचना किया था, तो द एज ऑफ एंजाइटी लिखने के कारण W.H. ऑडेन को अवार्ड दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था, किसका, द पुलित्जर प्राइज दिया गया था। कौन सा प्राइज, पुलित्जर प्राइज दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी के कारण W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज दिया गया था। ओके, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, डैश वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 फेज, 2 चरणों में, फेज मतलब चरण, 2 चरणों में किसका वर्क, किसकी कृतियां, किसका जो कविता है वह 2 चरणों में विभाजित किया गया है, 2 चरणों में है, तो 2 चरणों में कविता है आपका W.H. ऑडेन का डिवाइड किया गया है।
पहले है, ठीक है, पहला है ब्रिटिश फेज, जो ब्रिटेन में रहकर कविता लिखे थे वह ब्रिटिश फेज है, और दूसरा है अमेरिकन फेज। बाद में जो है 1939 ईस्वी में अमेरिकन फेज। ठीक है, क्या हुआ था कि 1939 ईस्वी में यह कहाँ शिफ्ट हो गए थे, अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ है, ब्रिटिश। तो ब्रिटेन में रह के भी वह कविता लिखे हैं, तो वह ब्रिटिश फेज, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश फेज हो गया, और अमेरिका में जो कविता रह के लिखे हैं वो हो गया अमेरिकन फेज हो गया। इतना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 22 नंबर। W.H. Auden was born in dash and later shifted, shifted मतलब चले गए, टू डैश। W.H. Auden का जन्म जो है वह हुआ था आपको इंग्लैंड में, और बाद में मतलब 1939 ईस्वी में, है ना, अर्ली 1939 मतलब 1939 के शुरुआत में ही यह कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर। जन्म कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ, जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड में, और शिफ्ट होके सेटल कहाँ कर गए, तो अमेरिका यह चले गए रहने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनके जो कृत्य है, इनका जो काम है, रचना है, उसको दो भाग में बांटा गया है। एक है ब्रिटिश फेज और दूसरा है अमेरिकन फेज। जो ब्रिटेन में रह के लिखे वो ब्रिटिश फेज कहलाया, और जो अमेरिका में रह के लिखे वो अमेरिकन फेज कहलाया। ओके, तो इनका जन्म इंग्लैंड में और बाद में कहाँ चले गए, अमेरिका में चले गए। ओके, तो आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, इन विच ईयर, कौन से साल में, इन विच ईयर मतलब कौन से साल में, ईयर मतलब साल, विच मतलब कौन से, और इन मतलब में, इन विच ईयर कौन से साल में W.H. Auden सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब हो गया अमेरिका। W.H. Auden जो है अमेरिका में परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए कब सेटल कर गए, कब बस गए, वहां ही शिफ्ट हो गए, वहां चले गए, तो यह हो गए थे आपको 1939 ईस्वी में। जो W.H. Auden है वह ब्रिटेन छोड़कर कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए, एंड द नाइटिंगल इज डम इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है एंड द नाइटिंगल इज डम, यह कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से लिया गया है। कौन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आंसर क्या होगा, डी नंबर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यह जो चैप्टर है इसी से यह लाइन जो है एंड द नाइटिंगल इज डम, जो बुलबुल चुप है, चुप है मतलब गूंगा हो गया है, बोलता नहीं है, काहे कि मैसेंजर ऑफ डेथ, यमराज कहीं हमरो न ले जाए। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसी चैप्टर से यह इन द नाइटिंगेल इज डम यह लाइन लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन। W.H. Auden won the डैश प्राइज इन 1948। W.H. Auden जो है 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में इसमें से कौन सा प्राइज जीता था, नोबेल प्राइज नहीं जीता था, पुलित्जर प्राइज जीता था, मैन बुकर प्राइज नहीं है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं है, तो आंसर क्या होगा, पुलित्जर प्राइज जो है जीते थे कौन, W.H. Auden। कब, 1948 में जीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 हो गया, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम, यह कविता का लाइन दिया गया है, यहाँ पे क्या भराएगा सो बता रहा है, एंड द एंजल विल नॉट कम, कह रहा है एंड द नाइटिंगल है ना, नाइटिंगल इज डम और बुलबुल चुप है, एंड द एंजल विल नॉट कम, और एंजल जो है हमें यमराज से बचाने के लिए नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, है ना, यमराज आते हैं तो वो लेके जाएंगे, उसे बचाने वाला कोई नहीं है। तो एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, नाइटिंगल चुप है, गूंगा है, और एंजल जो है बचाने के लिए हमें, जो भगवान जी है वह बचाने के लिए हमें नहीं आएंगे। ठीक है, कोई भी परी बचाने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन।
नर्सेज ऑफ द ग्रेप्स आर गॉन इज फ्रॉम, यह जो लाइन है नर्सेज ऑफ द ग्रेप्स आर गॉन, ठीक है, यह लाइन किस कविता से लिया गया है? तो यह लाइन लिया गया है आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से जो है यह लाइन लिया गया है। कौन सा लाइन? नर्सेज ऑफ द ग्रेप्स आर गॉन। यह सब जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है आपको कहाँ से? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक कविता से लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन। ओके, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, कौन जो है वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, चीखते चिल्लाते हुए हैं, चीख पुकार करते हुए। इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में कौन चीखते पुकारते जो है भोजन की तलाश में भटक रहा है? तो ये भटक कौन रहा है? तो ट्रॉल्स भटक रहा है। ट्रॉल्स मतलब होता है आत्मा। आत्मा जो है, जो मरे हुए लोगों की जो आत्मा है वह भोजन की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा है। और आत्मा का भोजन क्या होता है? तो जान होता है ना, मृत्यु है ना, जो जान निकलता है लोगों का वही आत्मा का भोजन है। तो इधर उधर बवाते रहता है, ठीक है, कि कौन आदमी मरने वाला है उसको हम साथ लेकर जाएंगे। तो भोजन की तलाश में कौन भटक रहा है? तो ट्रॉल्स भटक रहा है। ओके, ट्रॉल्स मतलब आत्मा भटक रही है, ठीक है, किस कविता में? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक कविता में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। हुज, हुज मतलब किसका? व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यह कविता का लाइन है कि जिसका जो व्हाइट वाटरफॉल है, झरने हैं, वह मनुष्य के अंतिम क्षणों में, लास्ट डिस्ट्रेस मतलब अंतिम क्षणों में, अंतिम वक्त में वह कुछ रिलीफ देगा, है ना। ब्लेस, ब्लेस मतलब रिलीफ देगा, ट्रैवलर्स मतलब यात्रियों को। हम लोग यात्री है, जन्म लिए हैं और यात्रा कर रहे हैं। कहाँ का यात्रा कर रहे हैं? तो ग्रेप्स मतलब कब्र की यात्रा कर रहे हैं, कब्र की यात्रा पर आगे बढ़ चुके हैं। तो लास्ट स्टेज अंतिम क्षणों में कुछ राहत जरूर मिलता है लोगों को। यह लाइन डायरेक्ट लिया गया है किससे? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। इन द डैश गो रोलिंग ऑन, ठीक है, रोलिंग ऑन मतलब होता है लुढ़कते हुए आगे बढ़ना। लुढ़क रहा है ना, आगे बढ़ना। तो लुढ़कते हुए क्या बढ़ रहा है आगे? तो बस बढ़ रहा है नहीं, कार बढ़ रहा है, बाइक बढ़ रहा है नहीं, प्राम्स जो है वह लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। प्राम्स मतलब होता है पटेला। पटेला नहीं समझते होइएगा आप लोग? अच्छा, आप समझ जाइएगा। बचपन में जो है 3 पहिया वाला जो गाड़ी था, ठीक है, ऐसा जो गाड़ी होता था 3 पहिए वाला, 3 पहिए वाला गाड़ी नहीं होता था, इस पर लगा रहता था, हम लोग इस पे, है ना, बच्चा जो इस पे हाथ पकड़ लिया यहाँ से और ये गुरकाता था। तो 3 पहियों वाली जो गाड़ी होती है, गुरकौना नहीं जिसको बोलते हैं, काठ का बना रहता है, बच्चा सब जो है उसको गुरकाता है और लेकर उनट जाता है, ठीक है। तो वो गुरकौना जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्राम्स। तो इस कविता में प्राम्स लिखा हुआ है, जो गुरकौना जो गाड़ी है वो लुढ़कते हुए आगे जा रही है। तो यह क्या चीज का गाड़ी है? यह मृत्यु का गाड़ी है, जो हमारी जिंदगी का गाड़ी है, वो लुढ़कते हुए कहाँ जा रहा है? मौत की ओर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और एक दिन क्या हो जाएगा? जब पहुंच जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ओके, चलिए हो गया। 30 क्वेश्चन इसमें है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब हम करवा दिए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ भी एनीथिंग तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।